वेलकम ऑल। सो आज इस सेशन में हम हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में आप लोगों ने वर्ब तक हमने किया था, वर्ब से हम दोबारा से इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आगे आइडेंटिफाई किस तरह से करनी है सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बारे में जानेंगे। आई होप आप सबने पार्ट 1 को अच्छे से समझ लिया होगा, जिसमें हमने नाउन और प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना था, प्लस इसके जेंडर के बारे में जाना था और इनके नंबर्स के बारे में जाना था। राइट। सो आप सब स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है, आप डिफेंस एग्जाम वाईटी चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे फ्री प्रेपरेशन के लिए टारगेट टाइम टेबल्स मिलते हैं। एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल @डिफेंस एग्जाम। यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस रहती हैं आपको अपडेट कर दी जाती हैं एंड ये सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। एंड ऑल्सो यू हैव टू विजिट, आप लोगों की प्रेपरेशन को ईजी करने के लिए देयर इज अ वेबसाइट www.unixlearning.in। इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे जो ये कोर्सेज का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कोर्सेज ओपन होंगे। तो आपको ACE FCAT 2 2022 वाला कोर्स पे क्लिक करके अपने आप को एनरोल करवाना है। यहाँ पे आपको सारे के सारे जो भी वीडियोस रहेंगी, वीडियोस हो गए, नोट्स हो गए, जो भी टेस्ट वगैरह रहेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। राइट। तो ये सब चीजें रहेंगी। एंड इंग्लिश का जो सेशंस हैं, जब हमारा ग्रामर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एक, उसके बाद में हम लाइव सेशन रखेंगे, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आज आपने कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियोस के बाद, तो इसका मंडे को आपका लाइव सेशन होगा 12 o'clock। ठीक है। तो वो लाइव सेशन आपको, उसका जो लिंक है वो आपको ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे डिफेंस टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे विजिट करना है एंड यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा। आप इस कोर्स पे क्लिक करके एनरोल कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो अगर कोई बच्चे प्रेपरेशन कर चुके हैं CDS की, CAPF की, FCAT की और भी किसी एग्जाम की, तो वो इस वेबसाइट पर जाकर, स्पेसिफिक इस वेबसाइट पर जाकर सब्सक्रिप्शन बेस पे मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हैं। राइट। चलिए हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो उस पार्ट से हम आगे कंटिन्यू करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने देखा वर्ब। वर्ब में मैंने आपको बताया 2 तरह की वर्ब्स रहती हैं। एक वर्ब का पार्ट जो होता है वो स्टेट ऑफ नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, और एक जो होती है वर्ब वो हमें एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन बताती है। तो मैंने बताया था कि जो एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन बताती है, ये क्या बताता है एक्चुअली में, इसका मतलब क्या है, ये एक्शन का मतलब होता है वर्ब का कि किस समय पे वो चीज हुई, टाइम ऑफ एक्शन बताता है। ठीक है। और ये वाला पार्ट हमें क्या बताता है कि किस समय पे हुई, टाइम ऑफ स्टेट बताता है। तो टाइम को हम किससे रिलेट करते हैं? टाइम को हम रिलेट करते हैं किससे? टेंस से। टेंस से, है ना। सो वर्ब हमें क्या बताती है? वर्ब हमें टाइम ऑफ टेंस के बारे में बताती है। ठीक है। टाइम ऑफ वर्ब, जो भी टाइम होता है वर्ब का, टाइम ऑफ वर्ब जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम टेंस बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे, अब कुछ और नया वाला एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ही स्लेप्ट वेल। तो ही स्लेप्ट अगर वेल है तो इसमें ये बताइए कि इसमें कौन सा वर्ब है? तो सबसे पहले तो ये होगा स्लेप्ट, सोना एक एक्शन करना है ना। तो ये कौन सा है? एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। अब स्लेप्ट है मतलब टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 तरह के टाइम होते हैं। स्लेप्ट मतलब वो ऑलरेडी सो चुका था, है ना, वो ऑलरेडी सो चुका है। तो स्लेप्ट कौन सा टाइम को शो कर रहा है? स्लेप्ट हमारे पास्ट टाइम को शो कर रहा है। तो ये वाला जो ही स्लेप्ट वेल कब बोला जा रहा है? जब उसने पास्ट में वो काम कर लिया है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कम्स एवरी डे, बस मैंने इतना ही लिखा, कम्स एवरी डे। तो मुझे बताइए क्या इसमें आपकी जो ये कम्स है ये वर्ब है? कम का मतलब क्या होता है? एक्शन करना ही होता है, आना होता है। तो क्या ये वर्ब है या फिर ये वर्ब नहीं है? ठीक है। तो बताइए। तो देखो यहाँ पे जब भी हमारे वर्ब की बात होती है तब वो टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो वर्ब और टेंस को हम एक ही चीज या
इकट्ठे मानकर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज मौजूद नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से हमारा एक नोट बन के निकलता है कि जब आपके पास सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, तो जब आपके पास सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता तो उस सेंटेंस में आपका टेंस भी मौजूद नहीं होता। ठीक है, मीन्स अगर आपका किसी सेंटेंस में टेंस है तो उसमें आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं। ये हम आगे समझेंगे कि कैसे सब्जेक्ट में एक्ट करते हैं। सब्जेक्ट में आपका कॉम्प्लीमेंट पोर्शन रहता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, नाउन भी ऑब्जेक्ट की तरह में रहता है, वो हम समझेंगे अभी आगे। बट अभी आप इतना समझिए कि बिना सब्जेक्ट के आप टेंस नहीं कह सकते। तो कम्स एवरीडे में आपका जो टेंस है वो मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह ही लगा दूं तो मेरा ये टेंस यस हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा ही सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सपोज मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे। एक सेंटेंस में मैंने लिखा सिंगिंग अ सॉन्ग, तो बताइए कौन सा टेंस है इसमें। तो आप मुझे बोलेंगे कि इसमें कोई टेंस नहीं है, कोई टेंस भी नहीं है। मैंने बोला ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आप मुझे क्या बोलोगे, जो सिंग करना है ये हमारा एक्शन वर्ब है और ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, और इस हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा प्रेजेंट का काम है। तो हमारा कौन सा टेंस बन गया, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया, है ना। और ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पे आपका ही सब्जेक्ट है और ये टेंस है। तो टेंस की मौजूदगी सिर्फ उन्हीं जगहों पे होती है जहाँ पे सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, और जब सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता उस केसेस में आपका टेंस भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आई होप क्लियर है। सो अब यहाँ से जो हमने कंक्लूजन निकाला उसको आप नोट कर लीजिए। वो ये निकला कि इफ देयर इज टेंस then there must be noun or pronoun। ठीक है, this noun or pronoun is called subject। ठीक है, अब हम बात करते हैं ना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। तो जो टेंस मौजूद होता है जिस सेंटेंस में, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, है ना। अब जैसे मैंने बोला इंडिया इज, कुछ भी लगा लो, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, है ना। तो इंडिया क्या है, इंडिया सब्जेक्ट है, और इज क्या है, ये आपका टेंस है। और वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है जो हमें टेंस के बारे में बताता है कि कब वो चीज, कब वो घटना घटी। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है सेंटेंस की। तो भाई सेंटेंस क्या होता है, जब आपका सब्जेक्ट और टेंस इकट्ठा करके बनता है उसे हम सेंटेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला सब्जेक्ट और टेंस को इकट्ठा करके सेंटेंस बन जाता है। तो मैंने लिखा आई और मैंने लिखा एम, ये मेरा टेंस है एम, और आई मेरा सब्जेक्ट है। तो क्या ये सेंटेंस है या नहीं, तो आप मुझे बोलेंगे नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास फुल स्टॉप मेंशन नहीं है। तो जो सही आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है विद द फुल स्टॉप। जैसे मैंने लिखा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, उसके बाद फुल स्टॉप। आई सब्जेक्ट है, एम क्या है, टेंस है। ठीक है, ये भी आपका एक्शन है, राइट। तो पूरा मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, दिस इज, अब ये तो होगी सेंटेंस की बात, राइट।
मीन्स यहाँ पे आप इसको क्लॉज नहीं बोल सकते। क्लॉज होता है कंप्लीट सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप इसको सेंटेंस बोलना चाहेंगे तो आप इसको सेंटेंस के फॉर्म में एग्री कर सकते हैं, बट क्लॉज के फॉर्म में इसको एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। अब आई एम टीचिंग या आई एम टीचर, है ना, ये सेंटेंस का क्या है, ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग दे रहा है, ये सेंटेंस पूरा मीनिंग दे रहा है, तो पूरे मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। लेकिन आई एम के आगे मुझे कुछ भी नहीं पता, तो ये क्लॉज नहीं होगा, लेकिन ये सेंटेंस कह सकते हैं पर क्लॉज नहीं होगा, ठीक है। अब अगर सेंटेंस आप कंप्लीट चाहते हैं तो बस ये समझ कर चलिए कि जब आपका सब्जेक्ट टेंस रहता है विद द फुल स्टॉप, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो फुल स्टॉप इज नेसेसरी फॉर सेंटेंस। क्लॉज का मतलब होता है किसी सेंटेंस का मतलब होना, और यहां पे किसी सेंटेंस का मतलब नहीं है तो वो क्लॉज नहीं है, ठीक है। और यहां पे ये सेंटेंस भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप मौजूद नहीं है, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस टेंस होगा। आई एम है तो क्या ये सेंटेंस है, नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। तो क्या ये क्लॉज है, क्लॉज भी नहीं है। आई एम टीचिंग, ये क्या है, ये सेंटेंस है और इसमें फुल स्टॉप भी है, और ये सेंटेंस पूरा मतलब भी दे रहा है, तो ये क्लॉज है, ठीक है। तो सेंटेंस का जब मतलब होगा उसे हम क्लॉज बोलते हैं, राइट। अब यहां पे सेंटेंस को हम, मैंने आपको क्लॉज के बारे में बता दिया है ना, तो यहां पे जब आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऐसे बनता है, या तो क्लॉजेस होगा, क्लॉज के बाद में फिर आपका फुल स्टॉप होगा, या तो फिर फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन का मार्क होगा, या फिर इंटेरोगेशन का मार्क होगा, ठीक है। तो आपका सेंटेंस का मतलब ये है कि मीनिंग वाला कोई सेंटेंस होगा, क्लॉज होगा, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मीनिंग वाला कोई सेंटेंस होगा, उसके बाद में फुल स्टॉप होगा, या फिर क्वेश्चन मार्क होगा, या इंटेरोगेटिव या इंटरजेक्शन का पार्ट होगा, या सेंटेंस होगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट प्लस, अब क्लॉज किसे बोलते हैं, क्लॉज हम बोलते हैं कि जब हमारे पास किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस होता है पर नो फुल स्टॉप, पर फुल स्टॉप नहीं होता, उसे हम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है माइंड में, बस इतना ध्यान रखना है कि वर्ब में आपको किसका पता चलता है, टेंस का पता चलता है। टेंस से मैंने आपको क्लियर वर्जन किसका दिया, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आपका फुल स्टॉप एंड में लगा होना चाहिए, या इंटरजेक्शन मार्क लगा होना चाहिए, या क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। जब आपके पास सब्जेक्ट होगा प्लस टेंस होगा बट आपके पास फुल स्टॉप नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम क्लॉज बोल देते हैं। मीनिंग होगा बट इस पे फुल स्टॉप नहीं होगा, उसे हम क्लॉज कह देते हैं, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बताइए कितने क्लॉज, नंबर ऑफ क्लॉज बताइए सेंटेंस में कितने हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं। मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिख रही हूँ, इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड इट इज डेवलप्ड, या फिर इट इज डेवलपिंग फास्ट। अब इसमें नंबर ऑफ क्लॉजेस बताइए। सो इंडिया इज अ बिग कंट्री, है ना, इंडिया इज अ बिग कंट्री। कैसे पता कर सकते हैं क्लॉजेस को, क्लॉज को पता करने के लिए, क्लॉज को ढूंढने के लिए किस पे नजर लगाओ सेंटेंस में, टेंस पे। ये रहा एक टेंस, अब टेंस है ये, है ना, इट, ये भी एक टेंस है ना। तो टेंस के साथ में क्या होगा, टेंस के साथ में सब्जेक्ट होगा, तो टेंस के साथ में सब्जेक्ट है, इसका भी टेंस के साथ में सब्जेक्ट है, इसका भी टेंस के साथ में सब्जेक्ट है। और जब टेंस के साथ में सब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्लॉज बोलते हैं।
तो कितने क्लॉजेस हो गए, कितने सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, कितने टेंस मौजूद हैं, 2 टेंस मौजूद है और उनके दोनों टेंसेस के साथ में क्या है, सब्जेक्ट है। तो नंबर ऑफ क्लॉजेस कितने हो गए, नंबर ऑफ क्लॉजेस 2 हो गए। ठीक है, कहने का मतलब जितने आपके टेंस हैं, जितने टेंस हैं उतने आपके सब्जेक्ट हैं, उतने जितने टेंस है उतने ही सब्जेक्ट, तो उतने ही क्या होंगे, उतने ही क्लॉज होंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है आइडेंटिफिकेशन का, वो है वर्ब का हो गया, एडवर्ब का है। एडवर्ब क्या कहता है, एडवर्ब क्या कहता है उसको समझिए। जब हमें सेंटेंस में से वेयर का जवाब जो होता है, वेयर का जवाब जो होता है वो हमें क्या बताता है, एडवर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, तो जब हमें सेंटेंस में से वेयर का जवाब मिलता है तो वो हमें क्या बताता है, एडवर्ब के बारे में बताता है। नाउ अब हमने वर्ब में पढ़ा कि 2 तरह की वर्ब्स होती हैं, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और एक हमारी कौन सी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, या इसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, मेन वर्ब कौन सी होती है, अगर हमारे पास पूरे के पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब होती है। ठीक है, और जो हमेशा एक्शन करने वाली वर्ब्स होती हैं उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो मतलब कि इज, एम, आर, जो स्टेट के बारे में बताती हैं, बोध के बारे में बताती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, पर अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ ही मौजूद होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब अकेले सेंटेंस में प्रेजेंट है तो वो वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो मेन वर्ब की तरह एक्ट करती है। जैसे मैंने लिखा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे जो इज, एम, आर होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो वर्ब फिर कौन सी होगी, वो वर्ब फिर मेन वर्ब हो जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ ही आती है, ये ध्यान रखना है। और हेल्पिंग वर्ब अगर अकेले होगी तो वो किसकी तरह एक्ट करेगी, वो मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, शी dances and sings। तो यहां पे बताइए क्या वर्ब्स हैं, तो यहां पे क्या हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट, नहीं है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगी। ठीक है, तो डांसेस कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। सिंग कौन सी वर्ब है, ये भी आपकी एक्शन वर्ब है। मैंने बोला ही हैज अ कार, तो यहां पे ये है तो हेल्पिंग वर्ब है पर एक ही वर्ब प्रेजेंट है, तो किसकी तरह एक्ट करेगी, ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा ही हैड डिनर, तो कई लोग इसको एरर वाला सेंटेंस बता देते हैं, अरे ये सेंटेंस एरर वाला नहीं है, ये सही है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ये मेन वर्ब है। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों प्रेजेंट है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वर्ब की फॉर्म्स को जानते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ में हमेशा आईएनजी लगा होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो हमेशा हम उसको परफेक्ट फॉर्म मानते हैं, परफेक्ट फॉर्म होती है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना, ये सारी वर्ब्स हैं, इसको जब आप ये है ना 1 2 3 4, ठीक है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की ये जो फिफ्थ फॉर्म है ना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब है जब आपके एस या ईएस लगे होते हैं, ठीक है, आपके किसी वर्ब के फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगे होते हैं, उसे हम फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, राइट। और जब एस या ईएस नहीं लगा होता, बिना एस या ईएस के होता है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो जब भी एस या ईएस लगा होगा तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी, जब एस या ईएस नहीं लगा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और ये कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं? ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब बताते हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म वर्ब बताते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? जो पास्ट के बारे में हमें बताती है। अब हमारे पास टेंसेस में होता है ना, हमारे पास 12 टेंस 12 टेंस के लिए वर्ब को हमें क्या करना होता है? सिर्फ हमें वर्ब्स को घुमाना होता है, ठीक है। तो ये वर्ब की 4 फॉर्म्स हैं और कितने हमारे टेंस होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो 3 टेंस हैं, इन तीनों को हमें ये 4 फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल 12 टेंसेस आ जाते हैं, है ना। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, फिर सिंपल फ्यूचर, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ऐसे, राइट। तो आई होप इट इज क्लियर। अब अगर मैं आपको यहाँ पे टेबल बना के बताऊं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब देखो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी? ईट। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी हो जाएगी? ईट्स, क्योंकि एस या ईएस लगा होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? ईट की, एट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? ईटन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? आईएनजी लगा दो, ईटिंग, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा क्या रहता है आपका? बी, इज, एम, आर। वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या आ जाएगा? वॉज, वर। थर्ड फॉर्म में बीन, फोर्थ फॉर्म में बीइंग, ठीक है। ये बी इज एम आर की हो गई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा आपका? हैज, हैव। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या आ जाएगा? हैड। वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या आएगा? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या आएगा? हैड, ठीक है। हैज, हैव। यहां पे आप इसको, ये देखिए, इसको ध्यान से समझना। ये देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म में हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैड है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या हो जाएगा? हैविंग हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है? हैव। और एस या ईएस लगा हो तो हैव का एस हो जाएगा, हैज, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि इज, एम, आर, बी फॉर्म का फर्स्ट और ये एस फिफ्थ फॉर्म में, वॉज, वर, बीन और बीन। बीन हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा, बीइंग फोर्थ फॉर्म में आएगा, वॉज, वर सेकंड में आएगा, और इस, एम, आर सारे फर्स्ट फॉर्म एंड आपके फिफ्थ फॉर्म में आएंगे। हैव आपका फर्स्ट फॉर्म में आएगा, हैज आपका फिफ्थ फॉर्म में आएगा, इसका हैड है, इसका हैड है और इसका हैविंग है, राइट। जैसे अब एग्जाम्पल दिया मैंने, शी हैज हैड डिनर। इसका मुझे टेंस बताइए, इसका टेंस बताइए क्या होगा। अब देखो, हैज कौन सा है? हैज कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। हैड कौन सा फॉर्म है? हैड आपका मेन वर्ब है, पर हैड कौन सा है? थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैम यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो सेम है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म वाला है या सेकंड फॉर्म वाला है? सिंपल है ना। तो इसके लिए मैं आपको क्या बोलूंगी कि मैंने यहाँ पे क्या बताया था? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बताता है? पास्ट बताता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बताता है? परफेक्ट फॉर्म बताता है। तो जब आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ में ये वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, मीन्स दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब।
जब भी आपका ये वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला हैड यूज होगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए स्ट्रक्चर हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस हैड, और ये हैड मेन वर्ब की तरह एक्ट करती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या बताती है? आपकी प्रेजेंट बताती है। और ये मेन वर्ब हैड किसका है? उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है। तो ये मैं कैसे समझा रही हूँ आपको? नहीं तो आपको बहुत से टीचर्स आपको अलग से स्लाइड्स देखोगे ना आप यूट्यूब पे, आपको चार्ट रटवाया जाता है। तो ये मैं मेथड बता रही हूँ, आपको चार्ट रटने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि वर्ब फॉर्म लगती कैसे है। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ना, परफेक्ट फॉर्म जब भी होगी, तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगी होगी। और हेल्पिंग वर्ब से आपको पता लग जाएगा हैज है क्या है। हैज है तो वो प्रेजेंट फॉर्म है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर होगी तो वो प्रेजेंट रहेगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट इसका क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। चलिए इसके लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई हैव बीन अ टीचर, तो सबसे पहले आपको ना ये चीज माइंड में ना बिठा के रखनी है कि फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड फॉर्म पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड परफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, फोर्थ आईएनजी वाली रिप्रेजेंट करती है। अब हैव कौन सी है? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। बीन कौन सा है? आपका मेन वर्ब है। और बीन यहाँ पे किसको बताता है? राइट, मैंने यहाँ पे बताया बीन कहाँ पे है? बीन भी तो आपका थर्ड फॉर्म में ही है, परफेक्ट फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म। तो ये हैव क्या बताता है? हैव मतलब प्रेजेंट, बीन मतलब परफेक्ट, तो ये क्या बन गया आपका टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। तो सिंपल हो गया, स्ट्रक्चर्स को लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, आपका बिना उससे ही स्ट्रक्चर से काम बन रहा है। राइट, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए अब ये है आपका एडवर्ब्स का जो मैंने आपको बताया। किससे क्वेश्चन करना है? वेयर का क्वेश्चन अगर मिलेगा, जब भी आपको किसी सेंटेंस में वेयर का क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, वो क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कौन सा फॉर्म है इसको हम समझते हैं, पर एडवर्ब को अच्छे से समझते हैं, पर उससे पहले एडजेक्टिव समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब वर्ब की खासियत बताता है, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है। एडजेक्टिव जो होता है ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी देता है? आपके सेंटेंस के नाउन की या प्रोनाउन की। ठीक है, और एडजेक्टिव हमेशा, हम कह सकते हैं हमेशा अपीयर कहाँ करता है? ये हमेशा अपीयर करता है बिफोर नाउन और आफ्टर वर्ब। और वर्ब भी कौन सी? आफ्टर स्टेट वर्ब। तो ये याद रख लो, ये आइडेंटिफिकेशन है। किसी सेंटेंस में जब भी एडजेक्टिव ढूंढना है, नाउन पता लग गया, नाउन के आगे होगा, नहीं तो स्टेट वर्ब के बाद में होगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव की पहचान कैसे करोगे? या तो आफ्टर आपको स्टेट वर्ब मिलेगा, स्टेट वर्ब इस, एम, आर, वास, वर, है ना, या फिर आपको नाउन से बिफोर नाउन मिलेगा। ठीक है, नाउन जैसे कि हाउस क्या है? नाउन है। हाउस की मैंने खासियत बता दी कि बिग हाउस, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने बोला माई मदर, मदर क्या है? नाउन है। इससे पहले ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये रहेगा। आई होप क्लियर है ना। तो एडजेक्टिव आपको क्या बताते हैं? आपको खासियत बताते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हैं, किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। तो एडजेक्टिव आपको कहाँ मिलेगा? बिफोर नाउन मिलेगा या फिर स्टेट वर्ब के बाद मिलेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस क्या पूछने चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए एडजेक्टिव को सेंटेंस में? तो क्वेश्चंस जो आपको पूछने चाहिए, क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, वो हैं हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी। और ये क्वेश्चन किससे पूछने हैं? ये क्वेश्चन पूछने हैं स्टेट वर्ब से। किसी भी सेंटेंस की स्टेट वर्ब से जब क्वेश्चन पूछोगे, हाउ,
हाउ मच, हाउ मैनी, या स्टेट वर्ब से पूछोगे व्हाट कलर, ठीक है, व्हाट कलर, नाउन से हो गया ना ये कलर वाला, तो व्हाट कलर, व्हाट साइज, व्हाट ओपिनियन, ठीक है, व्हाट ओपिनियन, व्हाट शेप, हुज। तो ये सारे क्वेश्चंस जब आप हाउ, हाउ मच और हाउ मेनी किससे पूछोगे, स्टेट वर्ब से पूछोगे। और जो व्हाट कलर है, व्हाट साइज है, जैसे बिग हाउस, ठीक है, व्हाट साइज, नाउन से पूछ रहे हो आप, है ना। तो जब आप नाउन से पूछ रहे हो या ये आपके और किसी फॉर्म में भी होते हैं, तो आप ऐसे व्हाट कलर, व्हाट साइज, व्हाट ओपिनियन, व्हाट शेप, हुज, इसका जवाब आपको मिलेगा तब वो एडजेक्टिव होगा। या फिर आप स्टेट वर्ब से पूछ रहे हो हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, तब आपको ये जवाब मिलेगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, ठीक है। मुझे पता है कि इज क्या है मेरा, इज मेरा स्टेट वर्ब है, इज मेरा क्या है, स्टेट वर्ब है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पूछो स्टेट वर्ब से, क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ इज शी, हाउ इज शी, तो आपको जवाब मिल रहा है हाउ इज, इससे क्वेश्चन पूछना है ना, इससे क्वेश्चन पूछना है, हाउ इज शी, कैसी है वो, तो आंसर क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है ना हैप्पी। तो हाउ का जब भी आपको सेंटेंस में जवाब मिलता है ना, तब वो आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। अब मैंने बोला माई कार इज ब्लैक, माई कार इज ब्लैक, ठीक है। क्वेश्चन किससे पूछ रहे हो, माई कार इज व्हाट कलर, माई कार इज व्हाट कलर, तो कलर का मुझे आंसर मिल रहा है ब्लैक, तो ये क्या है मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब भी आप किसी सेंटेंस से व्हाट कलर, व्हाट साइज, व्हाट ओपिनियन का पूछोगे तो एडजेक्टिव मिलेगा। और स्टेट वर्ब से जब आप पूछते हो क्वेश्चन हाउ इज शी, है ना, स्टेट वर्ब से हाउ का क्वेश्चन पूछा, हाउ इज शी, तो हैप्पी जवाब मिल रहा है। तो स्टेट वर्ब से जब आपको जवाब मिल रहा है तो वो भी आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा, राइट। नाउ मैंने बताया था एडजेक्टिव का, जैसे एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन बताई है, वैसे मैं आपको अभी एडवर्ब की आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ। एडवर्ब जो है ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, किस किस का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वर्ब का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रेपोजिशन का, कंजंक्शन का, ठीक है। नाउन प्रोनाउन का नहीं देता, ठीक है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन का कौन देता है, नाउन प्रोनाउन का तो एडजेक्टिव देता है। तो नाउन प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन को छोड़कर जो हमें वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन की इंफॉर्मेशन दे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हमारा एडवर्ब, ठीक है। अब देखते हैं, अब पता कैसे चलेगा कि हमारा एडजेक्टिव क्या है और हमारा एडवर्ब क्या है। देखिए मैंने बोला वर्ब, वर्ब से मैंने आपको ये भी समझा दिया कि स्टेट वर्ब कौन सी होती है और एक्शन वर्ब कौन सी होती है। जब आप स्टेट वर्ब से हाउ का क्वेश्चन पूछेंगे स्टेट वर्ब से, तो आपको क्या मिलता है, आपको एडजेक्टिव मिलता है। और जब आप एक्शन से हाउ का क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको क्या मिलेगा, आपको एडवर्ब मिलेगा। बस इतनी सी चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी है, इंपॉर्टेंट लिख के इसको नोट कर लेना, ठीक है। जब आप स्टेट वर्ब से हाउ का क्वेश्चन पूछोगे तो वो एडजेक्टिव होगा, एक्शन वर्ब से हाउ का क्वेश्चन पूछोगे तो वो एडवर्ब होगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बोला शी इज वेल, शी इज वेल, इज क्या है, इज क्या है आपका, इज है आपका स्टेट वर्ब है। तो हाउ इज शी, स्टेट वर्ब से मैंने आइडेंटिफाई कर लो ये कौन सा वर्ब है, स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब से मैंने पूछा हाउ इज शी, हाउ इज शी, तो मुझे क्या जवाब मिल रहा है, वेल। तो वेल मेरा क्या हो गया, वेल मेरा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा शी सिंग्स
रियली वेल। सिंग्स क्या है? ये मेरा एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। मैंने क्वेश्चन पूछा, एक्शन वर्ब से क्वेश्चन पूछा, पूछिए क्वेश्चन हाउ से, हाउ शी सिंग्स, जवाब में क्या मिल रहा है? रियली वेल, रियली वेल मिल रहा है ना, रियली वेल। तो ये क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। अब मैंने, ये मेरा एडवर्ब हो गया, अब मैंने, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। अब मैंने इससे पूछा क्वेश्चन, एडवर्ब से क्वेश्चन पूछा कि, मैंने एडवर्ब से क्वेश्चन पूछा कितना वेल, कितना वेल, या मैंने पूछा हाउ मच वेल, हाउ मच वेल। मैंने एडवर्ब से, इस एडवर्ब से हाउ मच वेल का क्वेश्चन पूछा, तो मुझे जवाब में क्या मिला? मुझे जवाब में रियली मिला, रियली मिला। तो इसीलिए ये एडवर्ब है। सो यहां से आपने क्वेश्चन पूछा हाउ मच वेल, तो रियली ये भी आपका एडवर्ब है। तो एडवर्ब में मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है वर्ब की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, बस नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है दैट इज एडवर्ब। तो ये समझ लग गया है। तो एडवर्ब के लिए आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आप हाउ का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ ऑफन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हेन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। हाउ का क्वेश्चन क्या देगा आपको? कोई एक्शन देगा। वेयर का मतलब, वेयर का जब आप कुछ हेयर, देयर, समवेयर, नाउवेयर होगा। हाउएवर का हाउ ऑफन में मतलब नेवर, एवर, सेल्डम, ऑलवेज होगा। व्हेन का टुडे, टुमारो, नाउ, येट, सिंस होगा। वाई का रीजन होगा। ठीक है। तो ये आपके एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के कुछ आपके क्वेश्चन आस्किंग आइडेंटिफिकेशन मेथड्स हैं। अब बात करते हैं किसकी? दो चीजें बची हैं हमें जो देखनी है। एक बचा है प्रेपोजिशन, एक बचा है कंजंक्शन। तो पहले हम प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में समझ लेते हैं कि क्या अंतर रहता है। प्रेपोजिशन होता है कि जो हमें रिलेट करवाता है, रिलेट करवाता है सेंटेंस से। कंजंक्शन होता है जो हमारा जॉइनिंग होती है दो सेंटेंसेस की। तो जब जॉइनिंग ऑफ टू सेंटेंसेस होता है तब हमारा कंजंक्शन होता है। और प्रेपोजिशन क्या करता है? जो किसी सेंटेंस का रिलेशन बताता है। ठीक है, इतना याद रखना है। राइट। कंजंक्शन में जैसे मैंने बोला राम एंड सुरेश, तो ये एंड दो नाउन को जोड़ रहा है, तो ये क्या है? ये आपका एंड कंजंक्शन है। तो बट, एंड, यट, ये सब क्या है? कंजंक्शन। ठीक है। तो जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे, कंजंक्शन को वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। प्रेपोजिशन को समझिए, क्योंकि प्रेपोजिशन के कंसेप्ट में फ्रेजेस का कंसेप्ट आएगा और फ्रेजेस का कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन क्या बताता है? ये हमें पोजीशन के बारे में बताता है। पोजीशन किसकी बताता है? नाउन की या फिर प्रोनाउन की। ठीक है। और नाउन प्रोनाउन की पोजीशन के साथ साथ वो वर्ब की भी बता देता है। ठीक है। अब यहां पे इस पोजीशन से नाउन की हम दो चीजें पता कर सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन, प्रोनाउन। और सब्जेक्ट में टेंस का होना जरूरी है। ठीक है। टेंस का जो भी नाउन होगा उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, या उसी को हम प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पे समझना, मैं बात कर रही हूं आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का तो पता है ना, ये हमने पहले समझ लिया था कि जितने आपके क्लॉजेस होंगे, क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए टेंस, जितने टेंस होंगे उनका सब्जेक्ट होगा, वो या नाउन की फॉर्म में होगा या प्रोनाउन की फॉर्म में होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। अब जब भी आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन कम्स आफ्टर एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के बाद में आता है, या फिर आपका प्रेपोजिशन के बाद में आता है, कोई भी नाउन प्रोनाउन किसी सेंटेंस में
एक्शन वर्ब के बाद आता है या प्रेपोजिशन के बाद में आता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। राइट, सब्जेक्ट का तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि आगे हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे, कोई भी नाउन सब्जेक्ट के वो रहता है। तो सब्जेक्ट के लिए टेंस को फाइंड करेंगे, टेंस के साथ में जो भी आपका नाउन प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आपको एक्शन वर्ब के बाद दिख रहा है या प्रेपोजिशन के बाद दिख रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे शी gave money to me। ठीक है, अब she gave money to me, राइट। इससे पहले ये कंसेप्ट समझ लो, वर्ब का कंसेप्ट समझ लो कि प्रेपोजिशन का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है। वर्ब में दो वर्ब्स रहती हैं, स्टेट और एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब। जब भी एक्शन वर्ब होगी तो एक्शन वर्ब के बाद अगर कोई भी नाउन है या कोई भी प्रोनाउन है तो वो नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एक्शन वर्ब के बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब के बाद में आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन कुछ भी आए, ठीक है, या कुछ भी आए तो वो क्या होगा, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बताया था ना कि मैं आपको आगे बताऊंगी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे रहते हैं। ठीक है, तो एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पता लग गया, ऑब्जेक्ट का भी पता चल गया कि एक्शन वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन स्टेट वर्ब के बाद में नाउन आए, प्रोनाउन आए, कुछ भी आए, एडजेक्टिव आए, एडवर्ब आए, कुछ भी आए, वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट स्टेट वर्ब के बाद आते हैं या किसी और वर्ब के बाद में आते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, शी गिव मनी टू मी, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। मैंने क्या बोला था कि प्रेपोजिशन के बाद में जब भी कोई, ये क्या है, नाउन है ना, जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन होगा प्रेपोजिशन के बाद में तो वो क्या बन जाता है, वो नाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, शी क्या है, शी आपका सब्जेक्ट है। गेव क्या है, गेव आपका वर्ब है। मनी क्या है, मनी भी आपका ऑब्जेक्ट है। पर ये किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये मी किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। राइट, तो आई होप आपको समझ में लग गया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या रहता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या रहता है। ऑब्जेक्ट के अलावा जो बाकी सारी चीजें रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हमारा कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दे देती हूं आपको। मैंने लिख दिया अशोक इज अ क्रिकेटर। ठीक है, अब आपको पता है अशोक इज व्हाट, क्रिकेटर। हु इज अ क्रिकेटर, अशोक। आपको पता है नाउन है, नाउन है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी स्टेट वर्ब है। इतना आपको ख्याल है इस चीजों का, है ना। अब मुझे ये बताना है कि ये क्या है और ये क्या है, मुझे पता करना है ना क्या है। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि स्टेट वर्ब के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दोगे या कॉम्प्लीमेंट बोल दोगे। पर ये अशोक क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। आई होप क्लियर है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या समझ लिया है, हमने आइडेंटिफाई करना सीखा है। और जैसे जैसे अब हम हमारे टॉपिक्स करते जाएंगे हम उसमें
समझते जाएंगे चीजों को। नाउन पढ़ेंगे तो नाउन का आइडेंटिफिकेशन तो आपको यहीं पे क्लियर हो गया, एडवर्ब का, वर्ब का, वो आपको कॉन्सेप्ट के साथ में और क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, आपका जो पार्ट रहता है फ्रेजेस वाला, उसको हम समझेंगे नाउन वाले टॉपिक में, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब करेंगे तब हम समझेंगे फ्रेजेस वाले पार्ट को। सो आइडेंटिफाई करना आई थिंक अभी आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो इन दोनों सेशंस को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा के लर्न करना है। और उसके बाद में हमारा जो MCQ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, या क्वेश्चन जैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इम्प्लीमेंट करने वाला तरीका रहेगा, उसकी जो लाइव क्लास रहेगी वो आपकी 12 बजे रहेगी मंडे को। ठीक है, इसका टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो इसको प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मंडे को आपको नाउन की वीडियो मिल जाएगी। सो थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ लगा, और अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा यूट्यूब चैनल पे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।